नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले जो क्लास थी उसमें हमने जाना कि फर्म का विघटन क्या होता है और साझेदारी का विघटन क्या होता है और इन दोनों में मुख्य क्या अंतर हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है फर्म के विघटन की विधियाँ, कि फर्म का विघटन किन किन विधियों के आधार पर हो सकता है। तो फर्म के विघटन की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं। जैसे सबसे पहले है सहमति द्वारा, डिसोल्यूशन बाय कंसेंट। साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से यदि फर्म का विघटन होता है तो ये माना जाता है कि फर्म का विघटन सहमति के द्वारा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी फर्म के सभी साझेदार कभी भी सर्वसम्मति से फर्म का विघटन कर सकते हैं। यह विधि किसी भी स्थिति में कभी भी अपनाई जा सकती है। निश्चित अवधि की साझेदारी को भी इस विधि से समाप्त किया जा सकता है। मतलब सभी साझेदार जिस दिन सहमत हो जाएं उसी दिन वो फर्म का विघटन कर सकते हैं। दूसरी विधि जो है वो है ठहराव द्वारा विघटन, बाय एग्रीमेंट। फर्म का विघटन साझेदारों द्वारा पूर्व में किए गए किसी ठहराव के अंतर्गत भी किया जा सकता है। ऐसा ठहराव फर्म की स्थापना के समय भी हो सकता है या उसके बाद भी किया हो सकता है। मतलब कोई भी साझेदारी फर्म जो बनाते हैं उसमें उन्होंने ये ठहराव रखा है कि हमें फर्म का विघटन कब करना है, और ये प्रारंभ में भी हो सकता है उसका उल्लेख उन्होंने साझेदारी संलेख में किया हो, या ये भी हो सकता है कि ऐसा उन्होंने प्रावधान बाद में किया हो। ये अनिवार्य नहीं है कि जब फर्म का गठन किया गया था उसी समय ऐसा प्रावधान किया जाना हो। ये सहमति के द्वारा और ठहराव में इनमें कुछ हद तक समानताएं हैं कि इसमें ठहराव द्वारा होता है और ये ठहराव कभी भी किया जा सकता है, और सहमति द्वारा में सभी साझेदार जिस दिन सहमत हो जाते हैं उसी दिन फर्म का विघटन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है फर्म के विघटन की वो है अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन का तात्पर्य है कि उस परिस्थिति में फर्म का विघटन किया जाना अनिवार्य हो जाता है। मतलब फर्म का डिसोल्यूशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अनिवार्य है? तो पहली परिस्थिति तो है कि एक को छोड़कर सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। मान लीजिए कि फर्म में 2 साझेदार है, यदि एक साझेदार दिवालिया हो गया, या मान लीजिए 4 साझेदार हैं उनमें से 3 साझेदार दिवालिया हो गए, तो फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाएगा। जब फर्म के सभी साझेदार या किसी एक को छोड़ करके साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो साझेदारी फर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और इस कारण, क्योंकि साझेदारी फर्म को चलाने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 साझेदारों की। और यदि एक ही साझेदार साहूकार बचता है तो वो अपने आप ही वो कंडीशन समाप्त हो गई। इस वजह से फर्म का अनिवार्य विघटन किया जाता है। दूसरा है व्यवसाय के विधि विरुद्ध हो जाने पर। जब फर्म का व्यवसाय विधि विरुद्ध हो जाता है, जबकि साझेदारों के लिए साझेदारी में व्यवसाय करना विधि विरुद्ध हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि किसी फर्म के द्वारा किए जा रहे एक व्यवसाय का उपक्रम के अवैध हो जाने से उसके द्वारा चलाए जाने वाले अन्य सभी व्यवसायी उपक्रम अवैध नहीं होते हैं जब तक कि वो फर्म जो कार्य कर रही है वो अवैध नहीं हो जाता। यदि मान लीजिए कि फर्म के साझेदारों की न्यूनतम संख्या से कम अथवा अधिक संख्या से अधिक हो जाता है तो ये साझेदारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गैर कानूनी हो जाएगी और उसे अनिवार्य रूप से विघटित कर देना होगा। यदि किसी फर्म में एक ही साझेदार रह जाए अथवा 50 से अधिक सदस्य हो जाएं तो ये क्या हो गई कि ये विधि विरुद्ध हो गया। या फिर फर्म का व्यवसाय जो पहले की विधि के अनुसार था, कुछ नए राजनियम या किसी नई शर्तों के कारण से वो विधि विरुद्ध हो गया, तो यहाँ भी अनिवार्य समापन किया जाएगा। नेक्स्ट विधि है आकस्मिक या संयोगिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन। साझेदारी संलेख या अनुबंध में किसी विपरीत व्यवस्था के अभाव में अगर कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो कुछ आकस्मिक घटनाएं हैं जिनके घटने पर फर्म का समापन अनिवार्य रूप से हो जाता है या आकस्मिक रूप से हो जाता है। तो सबसे पहले है निश्चित अवधि पूर्ण होने पर। यदि किसी निश्चित अवधि के लिए फर्म की स्थापना की गई है तो उस अवधि के समाप्त होने पर फर्म का विघटन स्वतः हो जाता है। यदि साझेदारों ने कोई अन्यथा अनुबंध नहीं किया है, मतलब कोई दूसरा अनुबंध नहीं किया है कि निश्चित अवधि के बाद वो क्या करेंगे, तो फर्म का अपने आप समापन हो जाएगा। यदि फर्म के साझेदार फर्म के व्यवसाय को स्पष्ट या गर्भित अनुबंध के अधीन रखते हैं तो फर्म का विघटन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह साझेदारी क्या हो जाएगी? ऐच्छिक साझेदारी हो जाएगी कि निश्चित अवधि के बाद भी वो साझेदारी क्या होगी? चलती रहेगी। दूसरी परिस्थिति भी ऐसी है, निश्चित कार्य पूरा होने के लिए। मान लो कि साझेदारी फर्म की स्थापना किसी कार्य को पूरा करने के लिए किया गया है और जैसे ही वो कार्य पूर्ण होगा
साझेदारी फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत्यु की दशा में। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में साझेदारी फर्म का विघटन तब हो जाता है जबकि अनुबंध में इसके विपरीत कुछ ना लिखा हो। विशिष्ट उपक्रम या अवधि के लिए साझेदार की मृत्यु से साझेदारी की समाप्ति हो जाती है यदि अनुबंध में कोई अन्यथा व्यवस्था न हो। अनुबंध के अनुसार शेष साझेदारों को फर्म चालू रखने का अधिकार होता है। वे स्वयं मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी के साथ साझेदारी को पुनर्गठन कर चालू रख सकते हैं या फर्म का समापन कर सकते हैं या फर्म का विघटन कर सकते हैं। किंतु यदि फर्म में केवल 2 ही साझेदार हैं और एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जीवित एक साझेदार फर्म का पुनर्गठन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में से एक की मृत्यु से फर्म का विघटन स्वतः ही हो गया कि फर्म के अस्तित्व के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है दिवालिया होने की दशा में। किसी एक साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन हो जाता है। इस धारा के अंतर्गत किसी एक साझेदार के दिवालिया घोषित होने से फर्म का विघटन हो सकता है, किंतु अनिवार्य विघटन तभी होता है जब सभी साझेदार अथवा एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। और जैसे ही दिवालिया कब विघटन होगा, दिवालिया घोषित होने की तिथि को ही फर्म के विघटन की तिथि मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो है न्यायालय द्वारा विघटन है। इसमें एक विधि और होती है सूचना द्वारा विघटन होना। जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म का विघटन करने की अपनी इच्छा लिखित में सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है। जैसे मान लो कि साझेदारी, उसके लिए क्या होना चाहिए कि साझेदारी ऐच्छिक होनी चाहिए। यहाँ इसमें जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसमें शायद सेलेक्ट करना रह गया वो कंप्यूटर में। एक विधि होती है सूचना द्वारा विघटन होना, बाय नोटिस। जैसे मान लो कि साझेदारी उनकी इच्छा पर निर्भर है तो कोई भी साझेदार अपनी इच्छा की या सहमति दे करके, सूचना दे करके कि साझेदारी फर्म का विघटन किया जाना चाहिए और सभी साझेदार उससे सहमत हो जाते हैं तो साझेदारी फर्म का विघटन कर देते हैं। अब इस विघटन की पहले सूचना दी जानी चाहिए, सूचना लिखित में और स्पष्ट होनी चाहिए। विघटन की सूचना सभी साझेदारों को दी जानी चाहिए और विघटन उस तिथि से ही माना जाएगा जिस तिथि को सूचना लिखी गई है। यदि विघटन की सूचना में विघटन की तिथि नहीं लिखी गई है तो विघटन की सूचना देने की तिथि ही फर्म का विघटन माना जाएगा। इनके बाद जो मुख्य स्टेप है, जो एक विधि है उसको हम मानते हैं वो होती है न्यायालय द्वारा विघटन। अब न्यायालय द्वारा विघटन कब किया जाता है, जब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब न्यायालय द्वारा विघटन किया जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है किसी साझेदार के पागल होने पर। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है तो उसकी ओर से उसका कोई मित्र, हितैषी अथवा फर्म के शेष साझेदार न्यायालय से फर्म के विघटन की प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना पत्र के आधार पर फर्म समाप्ति की आज्ञा दे सकता है और न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा की तिथि से ही फर्म समाप्त हुई मानी जाएगी। परंतु एक निष्क्रिय साझेदार के पागल होने पर न्यायालय सामान्यतः फर्म के समापन की आज्ञा नहीं देता है। दूसरा है किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य होने। यदि कोई साझेदार एक साझेदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय किसी दूसरे साझेदार द्वारा प्रार्थना करने पर फर्म को समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। मान लो कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि वो स्थायी रूप से अयोग्य हो गया या अन्य जो साझेदार की योग्यताएं हैं वो उनको पूरी नहीं कर पा रहा, तो भी साझेदारी फर्म का समापन किया जा सकता है। एक कंडीशन होती है किसी साझेदार द्वारा दुराचरण करने पर। यदि कोई साझेदार ऐसा आचरण करता है जो व्यापार के संचालन के प्रतिकूल नहीं है या प्रभाव उसका पड़ने की आशंका है तो दूसरे साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर फर्म की समाप्ति की आज्ञा न्यायालय दे सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि यह आवश्यक नहीं है कि साझेदार ने फर्म का कार्य करते हुए ही दुराचरण किया हो। वह ऐसा कार्य भी हो सकता है जो फर्म से बिल्कुल भी संबंधित न हो। जैसे मान लो कि साझेदार द्वारा बिना टिकट रेल यात्रा करना या सट्टा खेलना, चोरी के इल्जाम में आना या कपटपूर्ण व्यवहार करना, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें दुराचरण का दोषी पाया जाता है तो दूसरे साझेदार यदि इसकी सूचना पर समापन कराना चाहे न्यायालय से तो वो न्यायालय द्वारा समापन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है किसी साझेदार द्वारा निरंतर रूप से साझेदारी अनुबंध भंग करने पर। यदि साझेदारी फर्म का कोई साझेदार जानबूझकर लगातार आपसी संबंधों या अनुबंधों को भंग करता है
फर्म के व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस प्रकार का आचरण करता है कि अन्य साझेदारों के लिए उसका उचित ढंग से साझेदारी व्यवसाय करना असंभव हो जाए, तो न्यायालय फर्म की समाप्ति के लिए आज्ञा दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो फर्म के खातों में गड़बड़ी करता है, या झगड़े करता है, या झूठे खाते बनाता है, या नकली बिल या नकली कुछ ऐसा कार्य करता है जो व्यापार के विरुद्ध है, तो ऐसे साझेदार को निरंतर रूप से अनुबंध भंग करने का दोषी माना जाएगा और उस फर्म के समापन किया जा सकता है। फिर है किसी साझेदार द्वारा हित हस्तांतरण करने पर। यदि किसी साझेदार ने अपने हित का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्षकार को कर दिया, तो साझेदार द्वारा न्यायालय से प्रार्थना करने पर न्यायालय उस फर्म की समाप्ति की आज्ञा दे सकता है। नेक्स्ट है फर्म के निरंतर हानि पर चलने पर। जब फर्म निरंतर रूप से हानि पर चल रही है तथा भविष्य में फर्म के व्यवसाय को हानि के अतिरिक्त लाभ पर चलाना संभव नहीं रह गया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय फर्म के समापन की आज्ञा दे सकता है। अन्य किसी भी परिस्थिति से मतलब जब न्यायालय उचित व न्यायपूर्ण समझे कि भाई अब फर्म का समापन किया जाना आवश्यक है, तो किसी भी परिस्थिति में फर्म का समापन कर सकता है, जबकि न्यायालय को लगे कि अब इसका फर्म का संचालन करना विधि विरुद्ध है। साझेदार के मामले में कभी ऐसी बात भी हो सकती है जिसके कारण सहयोग बंद हो जाए, तो असहयोग की दशा में फर्म की समापन करना ही उचित होता है। तो ये थे फर्म के विघटन की विधियाँ जिनके आधार पर फर्म का विघटन किया जा सकता है।